हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 21। We'll see now the very first question in this video is the question number 1. The magnitude of the power of an earthquake is expressed on a scale called option A reactor scale, option B vernier scale, option C ratio scale, option D graphic scale. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थक्वेक, जिसे हम लोग हिंदी में भूकंप भी बोलते हैं, इसे कहां पे मापा जाता है, ये कितने पावर से आता है, उसे कहां पे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जब ये रिएक्टर स्केल पे इसका जो रीडिंग है वो अगर 7 to 7.9 के बीच में आता है तो उसे बहुत बड़ा डिजास्टर माना जाता है, बहुत ही डेंजरस होता है, उसमें बहुत ज्यादा क्षति होता है, अति से ज्यादा क्षति होता है। वो जो रिएक्टर स्केल का मेजरमेंट है वो बहुत ही डेंजरस होता है। 7 to 7.9 इट्स वेरी डेंजरस। नाउ विल सी दैट नेक्स्ट। Which of the following gases has the highest concentration in the atmosphere? Question mark. Option A oxygen, option B carbon dioxide, option C nitrogen, option D sulfur dioxide. तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में सबसे हाई कंसंट्रेशन के गैसेस कौन होते हैं, वो आपको बताना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे ज्यादा डेंसिटी में होता है नाइट्रोजन। उसके परसेंटेज होते हैं 78.8%। सो दैट अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो भी बता सकते हैं, और यहाँ पे गैस का नाम पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट। So next is global warming is not responsible for option A increase in sea level, option B more severe storms, option C increased drought, option D more earthquakes। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो आज के डेट में सीरियस कंसर्न है और इसके ऊपर ग्लोबली पूरा डिस्कशन होता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए ताकि हमारा कम से कम क्षति हो। तो यहाँ पे पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के ऊपर जो अनबैलेंस होता है एटमॉस्फेयर में, जो भी हीटिंग के कारण होता है या जो हार्मफुल गैसेस के कारण होता है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। लेकिन अर्थ पे, जमीन के नीचे, अर्थ के नीचे जब अनबैलेंस होता है तो अर्थक्वेक्स होता है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर अर्थक्वेक्स। सो दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मुगल एम्पायर हु कमीशन्ड द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल, ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। यहां पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है मुगल एम्पायर, मुगल शासक, इन्होंने ताजमहल को कमीशन किया था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ताजमहल। सब लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है, बहुत ही फेमस है, ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट पे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा किन्होंने कमीशन किया था, बहुत लोग जानते भी होंगे। सो ऑप्शन बी अकबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फर्स्ट रेलवे वाज स्टार्टेड इन द ईयर fill in the blanks question mark. Option A 1853, option B 1854, option C 1856, option D 1857। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि रेलवे, फर्स्ट रेलवे वाज स्टार्टेड इन द ईयर, किस साल पहला भारतीय रेल स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। या फिर आप इसको ऐसे समझे
कि भारत में पहली बार रेल का परिचालन किस साल हुआ था, ये आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1853। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कब हुआ था? 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 में इसका परिचालन किया गया था बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस पहली बार ट्रेवल किया गया था। कब? 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेलवे का परिचालन हुआ था। और यहाँ पे इस रेलवे को जो खींचे गए थे, जो 3 इंजन उसमें लगे थे, लोकोमोटिव जो वहां पे लगे थे, उसका नाम है साहिब सुल्तान एंड सिंध। साहिब सुल्तान एंड सिंध 3 लोकोमोटिव मिल करके इस ट्रेन को चलाए थे। वो कब हुआ था? 1853 में। कितना डिस्टेंस था? 34 किलोमीटर। कहां से कहां चलाया गया था? सो मुंबई टू थाने, या उस समय उसे बॉम्बे बोला जाता था। बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो आप इन सब चीजों को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट, who was the first governor general of India? Question mark. Option A, Lord Lytton. Option B, Lord William Bentinck. Option C, Lord Dalhousie. Option D, Lord Curzon. तो यहां पे आपको बताना है कि ब्रिटिश के टाइम पे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हें 1833 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो ये आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है डिफरेंट एग्जाम में, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। The Battle of Buxar was fought in fill in the blank full stop. Option A 1765, option B 1767, option C 1764, option D 1857। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। सो आपको याद रखना है किस समय किस साल ये मनाया गया था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1764। नेक्स्ट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी द्वारकानाथ टैगोर। आपको बताना है कि आर्य समाज का स्थापना किन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस साल ये हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1875। अगर आपसे ईयर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1875। किनके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी अकाली दल। यहां पे पूछा गया है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट का मतलब तो छोड़ो। सो भारत छोड़ो आंदोलन वाज स्टार्टेड बाय किस पार्टी के द्वारा। ये चारों ऑप्शन जो है
वो पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पे पूछा गया कि किनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट किया गया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1942 में। 1942 में जिसके लीडर थे महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हुआ था, ये was started by Indian National Congress in the year of 1942 and that was led by महात्मा गांधी। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो गया ए। अब देखेंगे नेक्स्ट, Who was the first non-Congress Prime Minister of India? Question mark. Option A, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चरण सिंह। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते। और फिर यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से पहले प्राइम मिनिस्टर है जो नॉन कांग्रेस, मतलब वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे उस समय। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोरारजी देसाई से पहले, जस्ट पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्हें हरा करके मोरारजी देसाई यहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो जनता दल में थे, उससे पहले ये भी कांग्रेस में ही थे। आपको मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ये कांग्रेस में नहीं थे, तब ये जनता दल में थे। लेकिन उससे पहले ये भी कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो पहले नॉन कांग्रेसी कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के समय वो कांग्रेस में नहीं थे, वो जनता दल में थे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देखें। अब आपकी बारी है, टेस्ट योरसेल्फ। सो द क्वेश्चन इज, इन इंडिया द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। तो यहां पे थोड़ा कुछ इंपोर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ओथ दिया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद यहां पे पूछा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय एन ओथ। दोनों अलग चीजें हैं। ओथ का मतलब होता है वहां पे पदभार, वहां पे प्रतिज्ञा लेना। यहाँ पे अपॉइंटेड के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों में बता दूं कि ओथ जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है तो वहां के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाया जाता है, वो गवर्नर ऑफ दैट स्टेट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन अपॉइंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है। तो आप इसके सही आंसर खोज के सर्च करके आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप पूरे क्वेश्चन आंसर को बहुत ही सीरियसली सुन रहे हैं, अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल नॉलेज की चीजें बार बार आपके दिमाग से स्किप कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे जीके क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। तो इसीलिए आप उसको अपने माइंड में हमेशा के लिए रखने के लिए रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन भी जरूर करें, तभी आप एग्जाम में उसका सही आंसर दे पाएंगे। क्योंकि एक चीज को आप बार बार देखेंगे तो वो आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा, और जैसे ही वहां पे क्वेश्चन आप देखेंगे
आप इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड आंसर कर सकते हैं। तो हमारे सजेशन को आप जरूर सीरियसली लें और उसे इंप्लीमेंट भी करें अपने प्रिपरेशन में। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगेन।